Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to derive Lagrangian equation from Hamilton's principle. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इन द एंड हमने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो है उसको डिफाइन किया था। आज हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है उसको ड्राइव करेंगे। लैग्रेंजियन इक्वेशन हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं फ्रॉम डी.एल.एम्बर्ट्स प्रिंसिपल। पहले हमने डी.एल.एम्बर्ट्स प्रिंसिपल से उसको ड्राइव किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम वही लैग्रेंजियन इक्वेशन जो है उसको ड्राइव करेंगे फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल विच इज़ अ ईजी way as compared to D.L.Ambert's principle. So let's start. The action functional of a particle for minimum path is defined by. लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को डिफाइन किया था तो वहाँ पे हमने ये इंटीग्रल डिफाइन किया था जिसको हमने एक्शन फंक्शन या एक्शन इंटीग्रल का नाम दिया था। और ये जो एक्शन इंटीग्रल था ये क्या था, ये टाइम इंटीग्रल था लैग्रेंजियन का। यानी लैग्रेंजियन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्शन फंक्शन या एक्शन इंटीग्रल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की हुई है फंक्शनल। फंक्शनल हम कहते हैं जब आपका जो गिवन फंक्शन है वो इन रिटर्न कुछ पैरामीटर्स का फंक्शन हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका जो एक्शन फंक्शन है ये लैग्रेंजियन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये लैग्रेंजियन का फंक्शन है और जो लैग्रेंजियन है वो इन रिटर्न जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन है। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड फंक्शनल। अब ये जो है ये फंक्शन किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस कि जिस क्वांटिटी का ये फंक्शन है वो फर्दर आपके पास कुछ 2 या 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड फंक्शनल। इसलिए ये जो एक्शन इंटीग्रल है इसको हम एक्शन फंक्शन की बजाय एक्शन फंक्शनल कहते हैं। फंक्शनल क्यों कहते हैं कि ये लैग्रेंजियन पे डिपेंड कर रहा है, लैग्रेंजियन का फंक्शन है और लैग्रेंजियन जो है वो इन रिटर्न जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब जो आपके पास एल है इसको हम लैग्रेंजियन कहते हैं और लैग्रेंजियन जो है चूंकि ये क्यू आई डॉट और टी पे डिपेंड करता है तो अगर हम इसके अंदर चेंज फाइंड करना चाहें, डेल्टा आई यानी एक्शन फंक्शन के अंदर चेंज फाइंड करना चाहें, इसका मतलब हम इस इंटीग्रल के अंदर जो है वो चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर जब हम चेंज फाइंड करेंगे मतलब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। चूंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है इसलिए हर वेरिएबल के लिहाज से इंडिविजुअली जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। अब लैग्रेंजियन क्यू आई डॉट और टी पे डिपेंड कर रहा है इसलिए जब इसका चेंज हम फाइंड करेंगे तो इन तीनों टर्म्स के लिहाज से बारी बारी हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई। पहले हमने इसको क्यू आई के लिहाज से डेरिवेटिव लिया और साथ में डेल्टा क्यू आई। जिस तरह डिफरेंशियल्स लेते हुए हम जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं साथ में डी एक्स लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई तो जिसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लिया है उसको आप साथ डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो ये शो करता है कि इस टर्म का डेरिवेटिव क्यू आई के रिस्पेक्ट लिया गया। उसके बाद क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डॉट। इसके ऊपर भी डॉट आएगा, यहाँ से डॉट मिसिंग है, क्यू आई डॉट के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो ये आएगा डेल्टा क्यू आई डॉट। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे थी वो टाइम थी। चूंकि टाइम के अंदर किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आती है दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टाइम हमारा कांस्टेंट है, टाइम चेंज नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो हमने लिया है और ये दो टर्म्स जो हमारे पास इस इंटीग्रल के अंदर आ गई। अब यहाँ पे जो राइट साइड है इक्वेशन की इसकी सेकेंड टर्म को हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सेकेंड टर्म में दो फंक्शंस है हमारे पास, एक पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट और एक डेल्टा क्यू आई डॉट। क्यू आई के ऊपर डॉट आना ये चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग थी, यहाँ पे भी मिसिंग है। तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डॉट ये दो फंक्शंस हैं। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपको पता है कि हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एज इट इज़ रहेंगी और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन हमारा है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई, तो फर्स्ट क्यू आई डॉट बेसिकली, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहा। सेकेंड की हमने इंटीग्रेशन ली, ये डेल्टा क्यू आई डॉट था ना, डॉट का मतलब हमने उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है,
जब उसकी इंटीग्रेशन लेंगे फिर यहाँ से डॉट खत्म होगा और ये डेल्टा क्यू आई बनेगा विद द लिमिट्स t1 से t2। डेल्टा क्यू आई की हमने इंटीग्रेशन ली और उसके ऊपर हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी t1 से t2, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें लिमिट्स आपने डिफाइन की होती हैं। माइनस इसी की दोबारा से इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू आई आ गया दोबारा से, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट जो है इसका हमने डेरिवेटिव लिया डी बाई डी टी। अब नेक्स्ट ये जो आपके पास चीज़ है डेल्टा क्यू आई t1 से t2, यानी यहाँ पे जो इंटीग्रेट हमने इसको किया था और लिमिट्स अप्लाई की थी t1 से t2। अब जो आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या शो कर रहा है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर किसी किस्म का चेंज आ रहा है डेल्टा क्यू आई। और कब चेंज आ रहा है? जब आप t1 से t2 तक, यानी जब आप एक सर्टेन पाथ के अलॉन्ग मूव करते हैं तो उस दौरान जो आपकी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें कितना चेंज आता है। तो हमें पता है कि जब आप एक सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लेते हैं तो थ्रू आउट द सिस्टम आपके जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं होते, ठीक है, यानी उसके अंदर किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आती। एंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें t1 से t2, तो आप किसी भी पाथ को फॉलो करें आपके जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें चेंज नहीं आता। यानी आप चाहे फर्स्ट पाथ अडॉप्ट करें, सेकेंड, थर्ड, कोई सा भी पाथ अडॉप्ट करें, एंड पॉइंट्स पे जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे और फाइनल वैल्यू यहाँ पे है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की, हर पाथ के लिए उनकी वैल्यू वही रहेगी। मतलब अगर आपने 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कवर किया है तो आप इस पाथ को फॉलो करें, इस पाथ को फॉलो करें, इस पाथ को फॉलो करें, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी इसकी पोजीशन अगर 2 है, इसकी पोजीशन 4 है, तो आप किसी भी पाथ से जाएं उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई ये जो वेरिएशन आ रही है डेल्टा क्यू आई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसको हमने ज़ीरो पुट किया। जब ये ज़ीरो होगा तो ये सेंटर वाली सेकेंड टर्म जो है ये पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी और फर्स्ट और थर्ड टर्म हमारे पास यहाँ से बच जाएंगी। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर डेल्टा क्यू आई और डी टी दोनों के अंदर कॉमन है, इसको हमने कॉमन कर लिया यहाँ से। अंदर हमारे पास बचेगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई माइनस डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। नाउ अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, जो टाइम इंटीग्रल है लैग्रेंजियन का, टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन हैज़ अ स्टेशनरी वैल्यू। ये हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल को डिफाइन करते हुए कहा था कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो स्टेशनरी होती है। दैट मीन्स जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसके अंदर चेंज फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। तो फिर इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये टाइम इंटीग्रल है लैग्रेंजियन का और इसके अंदर जो वेरिएशन है वो ज़ीरो होगी अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे और जो राइट साइड पे चीज़ है वो हमारे पास बच जाएगी। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल है टाइम का, चूँकि टाइम ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका मतलब फिर जो अंदर वाला फंक्शन है हमारे पास ये ज़ीरो होगा। यानी यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है ना, डी टी और ये वाली जो टर्म है हमारे पास, तो चूंकि डी टी या टाइम इंटीग्रल जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि जो अंदर हमने टर्म लिखी हुई है ये वाली टर्म ज़ीरो के इक्वल होगी। पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई माइनस डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन थी। तो यहाँ पे हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन को ड्राइव किया है बाय यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आई है, समटाइम हम इसको भी आयलर लैग्रेंज इक्वेशन का नाम देते हैं। यानी एक आयलर लैग्रेंज इक्वेशन जो बेसिक है वो हमने जब लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के अंदर पढ़ी थी, जिसकी आपने फर्दर एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और आपने ब्रेजिस्टोस्टोन प्रॉब्लम पढ़ा था, और इसके अलावा जो डेसिक आपने फाइंड किया था, वहाँ पे जो आपने इक्वेशन यूज़ की थी वो भी आयलर लैग्रेंज इक्वेशन थी, और इसको भी हम आयलर लैग्रेंज इक्वेशन कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास बेसिकली तो लैग्रेंजियन इक्वेशन है, लेकिन जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है उसको लैग्रेंज ने ड्राइव किया था फ्रॉम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, लेकिन उसके बाद जब आयलर ने उस इक्वेशन को ड्राइव किया था तो उसने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था। यानी इस इक्वेशन को सर आयलर ने ड्राइव किया था हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से, और जे एल लैग्रेंज ने इसको ड्राइव किया था फ्रॉम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। इसके लिए इसको हम कलेक्टिवली आयलर लैग्रेंज इक्वेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हैमिल्टन्स इक्वेशंस जो हैं उनको ड्राइव करेंगे।